नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिहार बना क्राइम कैपिटल, राहुल गांधी का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला। पीएम और आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून बना फंसे हेमंत मालवीय, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। फर्जी डोनेशन और मेडिकल बिल पर इनकम टैक्स का शिकंजा, देश भर में 200 ठिकानों पर छापे। अंतरिक्ष से धरती की ओर शुभांशु शुक्ला की वापसी, 18 दिन बाद शुभांशु लौट रहे हैं धरती पर। स्पेस से भेजा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एयर इंडिया क्रैश के बाद अलर्ट मोड में दुनिया, एतिहाद और कोरिया ने उठाए सख्त कदम। और पुतिन की बमबारी से तंग आए ट्रंप, अब यूक्रेन को देंगे पेट्रियट मिसाइलें। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और अब कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नीतीश कुमार और भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि बिहार अब क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से राज्य में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि एनडीए सरकार बेरोजगार युवकों को हत्यारा बना रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और भाजपा के मंत्री कमीशन में लगे हैं। राहुल गांधी ने ये भी जोड़ा कि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं बल्कि बिहार को बचाने का है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने राज्य पर ये आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहले कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध चुके हैं। बिहार चुनाव के करीब आते आते ये मुद्दा कितना गर्माता है और जनता इस पर क्या फैसला सुनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बनाए गए एक विवादित कार्टून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कार्टून को भड़काऊ और अपरिपक्व करार देते हुए कहा है कि वे 50 साल के हो गए हैं लेकिन अब भी परिपक्व नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने की। हेमंत की ओर से वकील बृंदा गोवर ने दलील दी कि कार्टून अब डिलीट कर दिया गया है और हेमंत किसी आपत्तिजनक टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। लेकिन कोर्ट का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह के भड़काऊ कंटेंट को सही नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी हेमंत की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हेमंत का कहना है कि ये कार्टून उन्होंने कोरोना काल में बनाया था लेकिन अब इसे फिर से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। देश भर में इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई छेड़ दी है। पॉलिटिकल डोनेशन, ट्यूशन फीस और मेडिकल खर्च के नाम पर फर्जी बिलों से टैक्स छूट लेने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 200 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो 5 से 10% कमीशन पर फर्जी बिल बनवाकर टैक्स में कटौती का दावा करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 जीजीसी के तहत पॉलिटिकल पार्टियों को दान पर टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन इसी प्रावधान का गलत इस्तेमाल किया गया। बिचौलियों ने नकली रसीदें तैयार कराकर करोड़ों की टैक्स चोरी को अंजाम दिया है। विभाग को मेडिकल खर्च और बच्चों की ट्यूशन फीस के नाम पर भी फर्जी बाड़े की शिकायतें मिली थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि राजधानी और मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा ये गोरख धंधा चल रहा था। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग ने कई दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल डेटा जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ते ही और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। भारत के लिए आज का दिन गर्व और विज्ञान के नए इतिहास का गवाह बन गया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर वापसी कर रहे हैं। ओजिम 4 मिशन के तहत शुभांशु ने 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए और अब वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती पर लौट रहे हैं। आज तड़के अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक आईएसएस से अनडॉकिंग पूरी कर दी और अब ड्रैगन यान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री इस यान में मौजूद हैं। स्पेस एक्स के इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग मंगलवार 15 जुलाई 3 बजे IST पर कैलिफोर्निया के तट पर होगी। इस मिशन में शुभांशु ने 12 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया, जिनमें भारत के 7 और नासा के 5 एक्सपेरिमेंट शामिल थे।
खास बात यह है कि उन्होंने भारतीय गगनयान मिशन के लिए भी अहम डेटा इकट्ठा किया। स्पेस से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कॉल पर बात भी की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखा है और अनडॉकिंग से पहले शुभांशु ने स्पेस में संदेश भेजा था, आज भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत में शुभांशु के घर वालों के लिए ये बेहद भावुक पल है। उनका परिवार उनकी सकुशल वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और पूरे देश की नजरें अब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग पर टिकी हुई हैं। शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक यात्रा न सिर्फ भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाती है, बल्कि आने वाले स्पेस मिशनों के लिए एक मजबूत नींव भी रखती है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट के बाद अब पूरी दुनिया की एयरलाइंस अलर्ट मोड पर आ गई है। सबसे पहले अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज ने अपने पायलटों को बोइंग 787 विमानों पर फ्यूल कंट्रोल स्विच के इस्तेमाल को लेकर विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। 12 जून को हुए इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और अब जांच रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि विमान के दोनों इंजन टेक ऑफ के तुरंत बाद खुद ब खुद रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे, जिससे ये हादसा हुआ। अब दक्षिण कोरिया भी बोइंग विमानों की जांच की तैयारी में जुट गया है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। FAA और बोइंग ने फिलहाल किसी तकनीकी दोष से इनकार किया है, लेकिन एयरलाइंस अब अत्यधिक सावधानी के साथ कदम उठा रही है। जांच रिपोर्ट में पायलट और को पायलट की बातचीत का हवाला भी है, जिससे संदेह और गहराता है कि कहीं ये तकनीकी खामी तो नहीं थी। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर बड़ा मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक सैन्य मदद से बच रहे थे, अब उन्होंने यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें देने की घोषणा कर दी है। हालांकि इसके लिए शर्त भी है, अमेरिका भुगतान नहीं करेगा, खर्च यूक्रेन को ही उठाना होगा। मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर प्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने साफ कहा, हम उनके लिए कोई भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पेट्रियट्स जरूर देंगे क्योंकि उन्हें इसकी सख्त जरूरत है। ट्रंप ने माना कि यूक्रेनी शहरों पर रूसी बमबारी अब सीमाएं पार कर रही है। उन्होंने पुतिन से कई दौर की बातचीत की है, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब कड़ी नीति अपनाने का संकेत दिया है। याद दिला दें कि ट्रंप पहले यूक्रेन को सैन्य मदद देने के खिलाफ थे, वे युद्ध विराम के पक्षधर रहे थे, लेकिन अब पुतिन की लगातार आक्रामकता और युद्ध विराम की अनदेखी के बाद ट्रंप का रुख पूरी तरह से बदल गया है। इस फैसले से साफ है कि अमेरिका अब यूक्रेन के मामले में निष्क्रिय नहीं रहेगा। ट्रंप के इस ऐलान को रूस के लिए एक कड़ा संदेश और यूक्रेन के लिए रणनीतिक सहारा माना जा रहा है। हालांकि ये मदद मुफ्त नहीं होगी, अब सहयोग के साथ शर्तें भी तय होंगी। अमेरिका की ये सैन्य नीति अब केवल कूटनीति नहीं, रणनीतिक जवाब की तरफ बढ़ रही है और इस बदले हुए रुख से साफ है कि पुतिन को अब हर बमबारी का जवाब जरूर मिलेगा, चाहे वो मिसाइलों से हो या फिर अमेरिकी शर्तों से। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आतंकी गतिविधियों से जुड़े संगठनों के खिलाफ सरकार की सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। ये याचिका सिमी के पूर्व सदस्य हुमाम अहमद सिद्दीकी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें 29 जनवरी 2024 को केंद्र द्वारा लगाए गए 5 साल के नए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे सुनने से साफ इनकार कर दिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ये प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियों
अधिनियम 1967 के तहत लगाया था। इसके तहत एक न्यायाधिकरण कमेटी गठित की गई जिसने केंद्र के निर्णय की पुष्टि की थी। सिमी को भारत सरकार ने पहली बार साल 2001 में प्रतिबंधित किया था। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसके बाद से हर कुछ वर्षों में इस प्रतिबंध को रिन्यू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सिमी देश की अखंडता, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा पैदा करता है और इसके खिलाफ समय समय पर गंभीर सबूत भी सामने आते रहे हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। मतलब ये है कि सिमी पर लगा बैन कम से कम अगले 5 साल तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें केंद्र को एक भारतीय नर्स को बचाने के लिए राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को हत्या के आरोप में फांसी दिए जाने की आशंका है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। वकील सुभाष चंद्रन के आर ने इस मामले को 10 जुलाई को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया था। उन्होंने दलील दी थी कि इस मामले में शरिया कानून के तहत मृतक के परिवार को ब्लड मनी के भुगतान का विकल्प आजमाया जा सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने गहरी चिंता व्यक्त की है और टिप्पणी की कि अगर प्रिया की जान चली जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। प्रिया के वकील और एजीआई दोनों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी कि 18 जुलाई को निर्धारित की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पक्ष अगली तारीख पर अदालत को मामले की स्थिति से अवगत करा सकता है। केरल के पलक्कड़ जिले की 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे 2020 और उसकी अंतिम अपील 2023 में खारिज कर दी गई थी। महाराष्ट्र में आज राज्य भर में बार और होटल बंद हैं। वजह है सरकार का वो फैसला जिससे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जबरदस्त नाराजगी है। होटल एंड रेस्टोरेंट यानी कि एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया यानी HRAWI ने आज यानी कि 14 जुलाई को राज्यव्यापी बार बंद और शराब न परोसने का ऐलान किया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। महाराष्ट्र आज न कोई पार्टी न कोई पैग, क्योंकि महाराष्ट्र में बार बंद है और शराब सर्व नहीं की जा रही। बार के शटर गिरे हैं और होटल की टेबलें खाली पड़ी हैं। दरअसल राज्य सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क में 60% बढ़ोतरी, विदेशी शराब पर 10% वैट और लाइसेंस फीस में 15% की वृद्धि, इस सब के खिलाफ बार और होटल मालिकों ने आज बंद का ऐलान किया है। HRAWI ने इसे तेहरा झटका बताते हुए कहा है कि इससे लाखों रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। संगठन का दावा है कि इस फैसले से लाखों नौकरियों पर संकट है और कई प्रतिष्ठान बंदी की कगार पर पहुंच जाएंगे। 20 लाख से ज्यादा रोजगार देने वाला आतिथ्य क्षेत्र सालाना 15 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करता है और इस फैसले से बड़े पैमाने पर बार बंद होंगे और 4 लाख से ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं। शराब की बड़ी कीमतों की बात करें तो अब महाराष्ट्र में देसी शराब की छोटी बोतल 80 रुपए की हो गई है। IMFL यानी कि भारत में बनी विदेशी शराब 205 रुपए और प्रीमियम विदेशी शराब 360 रुपए तक पहुंच गई है। ये आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि एक सामूहिक आक्रोश है और मांग की जा रही है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अगर समाधान नहीं निकला तो सरकार के इस फैसले का विरोध और भी तेज हो सकता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। उनसे ब्रिटिश हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ की गई। वाड्रा का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया जा रहा है। उन्हें एजेंसी ने पिछले महीने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा के कारण अपने सम्मन को स्थगित करने का अनुरोध किया था। रॉबर्ट वाड्रा ईडी की जांच के तहत कुल 3 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में फंसे हुए हैं। इनमें से 2 मामले भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं के संबंध में हैं।
ईडी ने अप्रैल में भी उनसे पूछताछ की थी। आपको बता दें कि 63 वर्षीय संजय भंडारी 2016 में आयकर विभाग की ओर से दिल्ली में छापेमारी के तुरंत बाद लंदन भाग गए थे। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने अप्रैल में 3 दिन लगातार पूछताछ की थी। ये पूछताछ हरियाणा में 2008 की एक जमीन डील में कथित गड़बड़ियों से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। अब देखना यह है कि ईडी की इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। शिक्षा का अधिकार लेकिन खतरे की कीमत पर, ये सवाल आज उठ रहा है नंदुरबार जिले के अक्कलकोबा तालुका से, जहां के आदिवासी बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पेड़ों, बांसों और बहती नदियों के सहारे चल रहा है उनका सफर। और अब एक छात्र के बह जाने की घटना ने पूरे सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा किया है। महाराष्ट्र के अक्कलकोबा तालुका का डाब ग्राम पंचायत और वहां का मालीअंबा पाड़ा, जहां शिक्षा एक अधिकार नहीं बल्कि चुनौती बन चुकी है। यहां बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना बारखेड़ी नदी पार करनी पड़ती है, और वो भी एक अस्थायी झूले और बांस के पुल से। कुछ महीनों पहले भी केलखड़ी पाड़ा में पेड़ों पर लटक कर स्कूल जाते बच्चों का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री ने नोटिस लिया था, लेकिन जमीनी हालात में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। अब एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जब एक छात्र नदी के किनारे से फिसलकर बह गया। सौभाग्य से उसकी जान बच गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी की जान जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा? स्कूल की शिक्षिका विद्या गणेश वसावे कहती हैं कि मानसून में नदी उफान पर होती है और बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना बेहद खतरनाक हो जाता है। वहीं माता पिता जैसे फुलवंती तड़वी बताती हैं कि उनके बच्चे रोज पढ़ाई के नाम पर जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। यायला जायला त्रास राहता ना, म्हणून खासगी आम्ही पूल बनवला। 4-5 वर्ष होऊन गेले आणि आमचे मतदान करते ना असं पूल बांधून देणार असं सांगितलं। मी आपला पुढारी लोकांना पूल बी बांधून देते, आमचे अडचण राहते ना, म्हणून त्या शाळावाल्याला यायला जायला त्रास राहतो, अंगणवाडी पण त्रास राहतो आणि बाजारात जायचं बहुत त्रास राहतो। दवाखान्यात आणि गरोदर बाई पण दवाखान्यात घेऊन जाते, आज म्हातारे माणसं पण दवाखान्यामध्ये घेऊन जाते, इथेच घेऊन जाते ना, त्रास राहतो। म्हणून तर पूल बांधले आमचे खाजगी मुलांचे। आता 2,000 ते दोरी लावून बांधली आहे। दरवर्षी आमचे बांबू लावून बांधते खाजगी, आणि ते बांबू वाहून जाते, अजून बांधते, अजून वाहून जाते, अजून बांधते। नाही, आम्हाला पूल पाहिजे होतं। एवढी अडचण आहे, आजारी माणसाला घेऊन जायचं बी आजारी आहे, त्यांना भी घेऊन जायचा त्रास राहतो आणि मोठा पूर येऊन जातो, हे पूल भी वाहून जातो, अजून लवकर बांधावा लागेल अजून। ये सिर्फ मालीअंबा की कहानी नहीं है। पिपरी फित्ता, तमनई, मालपाड़ा, इरिया पिरिया और खडका पानीपाड़ा जैसे ग्रामों के ग्रामीण भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे और मरीज भी इसी झूले पुल पे से गुजरते हैं। प्रशासन कहता है कि तकनीकी दिक्कतें और बजट की कमी इस काम में रोड़ा बनती है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या कोई ठोस कार्रवाई तब होगी जब किसी की जान सच में चली जाएगी। केरल एक बार फिर से निपाह वायरस की चपेट में आता दिख रहा है। जून के महीने और निपाह का डर, सरकार सतर्क है, लेकिन आम लोगों में चिंता का माहौल गहरा गया है। 12 जून को पलक्कड़ में जिले में एक 42 वर्षीय शख्स की मौत हुई। प्रारंभिक जांच में उनके सैंपल निपाह वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मृतक कुछ दिनों से बीमार था और एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। ये मामला केरल में निपाह से संबंधित दूसरी मौत है। इससे पहले मल्लपुरम के एक युवक की भी संदिग्ध रूप से निपाह के चलते मौत हुई थी। राज्य सरकार अब इस संभावित दूसरे केस को लेकर हाई अलर्ट पर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने पलक्कड़, मल्लमपुरा, कोझिकोड और त्रिशूर जिले में मेडिकल अलर्ट जारी कर दिया है। सभी अस्पतालों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल और मरीजों के स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य हैं और तेज बुखार जैसे लक्षण मिलने पर निपाह टेस्ट तत्काल कराना जरूरी होगा। अब तक प्रशासन ने निपाह संक्रमित 2 लोगों के सीधे संपर्क में आए 46 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की पहचान की है। इनसे आगे जुड़े 543 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा चुकी है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक निपाह एक ज़ूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसान और फिर इंसान से इंसान में फैलती है। इसकी मृत्यु दर 40 से 75% तक हो सकती है, जो इसे खतरनाक बनाती है। महाराष्ट्र में गौरक्षा के कथित हमलों और पुलिस उत्पीड़न से आक्रोशित कुरैशी समाज ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 11 जुलाई से भैंस और बैल सहित बड़े जानवरों के मांस की खरीद और बिक्री पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। कुरैशी समाज का आरोप है कि रोजाना किसी न किसी राज्य में गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस विषय पर जवाब मांगा और कुरैशी समाज के उत्पीड़न पर कार्रवाई की मांग की है। इस महाराष्ट्र में बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग मना है। वो स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अध्यक्ष में जब कोई भी उसकी स्लॉटरिंग करता है उसको सख्त सजा होना चाहिए। अध्यक्ष मतलब मैं 11 जुलाई थाना स्लॉटर हाउस से 13 भैंसों की स्लॉटरिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, वहाँ डॉक्टर ने फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट भी दिया। अध्यक्ष महोदय, जब थाना से गाड़ी भर के निकली गोश्त लेकर के 5:30 बजे गाड़ी जो है ये पहुंची फाउंटेन होटल काशी मीरा के पास, तो कुछ ऐसे संगठन है, मैं अगर नाम लूंगा संगठन का तो लोग मुझे गाली देंगे, मारेंगे, धमकी देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ संगठन ने गाड़ी को रोका। अध्यक्ष महोदय, उसमें ड्राइवर का नाम अकमल अंसारी, उसको बहुत मारा। साहिल फिरोज फौजी को बहुत मारा और गाड़ी काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए। अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद गौ रक्षकों ने पुलिस के सामने उसको गाली दिया, मारा उसको, जिसका वीडियो पूरा मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। FIR हो गया 302। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बुलाने के बाद जब चेक किया सर, तो वो भैंस का गोश्त था। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। उसके बाद भी गोश्त को जो है जब्त कर लिया गया। FIR हो गया। उसने वहीं से DCP को, CP को, ACP को ईमेल किया, लेकिन आज तक किसी का एक जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। एकदम शाम को कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने, जब जज ने पूछा तो कहा इस मटन में बदबू आ रही है, बोले इसको डंप कर दो। 7.5 लाख रुपए का गोश्त बगैर किसी गलती के सर डंप कर दिया गया और उन पे FIR भी हो गया अध्यक्ष महोदय। और उन्होंने इसका दाम बताया 3,70,000। अध्यक्ष महोदय, कुरैशी समाज जो कारोबार करता है ना, ये जानवर को खरीदता है, उसकी स्लॉटरिंग करता है, जो कानूनन जुर्म नहीं है, कानूनन अलाउ है उसका अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज जो बाजार में जहां जानवर बिकता है, अगर वहां से कोई मुस्लिम कोई जानवर खरीद ले, अगर वो गाय भी खरीदे, बैल भी खरीदे, बैल खरीदा है खेती के लिए, गाय खरीदा है दूध के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मुसलमान ने खरीद लिया सर, तो उसकी गाड़ी को रोका जाता है। एक मिनट सर, प्लीज सर, एक मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुनिए। और आज जो है सर, पूरे कुरैशी समाज के लोगों ने जानवर खरीदना बंद कर दिया, सब स्ट्राइक पे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन चाहता हूं कि जब वो गोश्त लीगल था, भैंस का था, उसके बाद भी FIR क्यों हुआ और कोई रिस्पांस नहीं सर। पूरा गोश्त 7.5 लाख का फेंक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर यही होगा देश के अंदर तो लोग कैसे जिएंगे? कुरैशी समाज का कहना है कि जिन जानवरों के व्यापार की कानूनी अनुमति है, अगर उन जानवरों की रसीद किसी मुसलमान के नाम पर होती है तो कट्टरपंथी तत्व उनका विरोध करते हैं। इस वजह से व्यापारियों को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि कुरैशी समाज ने बड़े जानवरों की खरीद बिक्री पर खुद ही रोक लगाने का ऐलान किया है। वहीं इस मुद्दे पर मीडिया से पूछे गए सवाल पर अबू आसिम आजमी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। जिन जानवरों का व्यापार कानूनी है, उसमें भी हमारे समाज को निशाना बनाया जा रहा है। कि लगता है कि मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है। हमारा कुरैशी बिरादरी है जो स्लॉटरिंग का काम करती है, गोश्त बेचने का काम करती है, और वो लोग 95 के अमेंडमेंट के मुताबिक किसानों का जानवर जो मेला लगता है, बाजार लगती है, वहाँ से खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने गाय खरीद लिया, गाय तो दूध के लिए भी खरीदी जा सकती है, बैल खेती के लिए भी खरीदा जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मुसलमान खरीद रहा है तो स्लॉटरिंग ही उसकी होगी। अगर स्लॉटरिंग हो रही है तो उस पर सख्त कानून बनाइए और फांसी की सजा दीजिए, ताकि कोई दोबारा ये काम करने ना पाए। परंतु जब मुसलमान खरीदता है, जैसे निकलते हैं ना, तो कुछ कट्टरपंथी, अगर मैं नाम लूंगा तो मुझे जान से मारने की धमकी आती है।
कि तुम्हारी हैसियत कैसे हमारा नाम लेने की। आप सब जानते हैं कौन लोग हैं वो जानवरों को रोकते हैं और मारते हैं उनको, जानवर ले जा गौशाला में बंद कर देते हैं, 2 दिन के बाद गौशाला से गायब हो जाता है। अगर भैंस ले जा रहे हैं तो भी मारते हैं उनको। अभी मैं जो है पिछले 11 तारीख का एक वाकया है कि थाना स्लाटर हाउस से एक गोश्त निकला जिसकी वैल्यू थी 7.5 लाख रुपए, और वहां पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट है कि दिस एनिमल इज फिट फॉर स्लॉटरिंग। निकला वहां से, जैसे वो पहुंचा काशी मीरा या फाउंटेन एक होटल है उसके पास दहिसर के आगे, वहां उसको गाड़ी को रोका उन लोगों ने, संगठन ने, और ड्राइवर को मारा, बुरी तरह से मारा। उसने कहा भाई ये जो है भैंस का गोश्त है, नहीं सुना। काशी मीरा पुलिस स्टेशन ले गए, वहां पर जो है उसको सीज किया गया, उसको वहां डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर पुलिस ने बुलाया और पुलिस ने, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि ये जानवर, ये गोश्त भैंस का है, ये और किसी चीज का गोश्त नहीं है। पुलिस स्टेशन में सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद भी उनको पुलिस स्टेशन में मारा भी गया और गोश्त पूरा सीज कर लिया गया। शाम को जब कोर्ट में ले गए तो जज ने खाली इतना पूछा कि ये गोश्त अभी अच्छा है कि खराब, बोले उसमें बदबू आ रही, बैड स्प्रे आ रही, बोले फेंक दो उसको। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अब जरा पकड़ लीजिए अपनी सीट की पेटी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर उतरे हैं डायनासोर और साथ आई है एक ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर दुनिया थर्रा गई है, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की, जिसने सिनेमाघरों में ऐसा धमाका किया है कि आंकड़े खुद बोलने लगे हैं। महज 9 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 3300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। 1500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म न केवल अपनी लागत निकाल चुकी है, बल्कि मुनाफे में अब रफ्तार से दौड़ भी रही है। भारत में भी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की गूंज सुनाई दे रही है। रिलीज के सिर्फ 9 दिनों में फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ नेट और 70 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की जान बनी है स्कारलेट योहानसन, जो बनी है जोरा बेनेट, एक बायोजेनेटिक्स एक्सपर्ट जो डायनासोर के जेनेटिक मटेरियल को तलाशने एक मिशन पर निकलती हैं। यानी कि जबरदस्त थ्रिल, हाई ऑक्टेन एक्शन और बेहतरीन वीएफएक्स से भरपूर ये फिल्म आपको बांधे रखती है। डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स ने इस बार भी जुरासिक मैजिक को बड़े पर्दे पर जिंदा कर दिया है। फिल्म में ऐसे विजुअल्स हैं जो थिएटर को थ्रिलिंग जर्नी में बदल देते हैं। ये फिल्म जुरासिक सीरीज की 8वीं कड़ी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसमें नया ट्विस्ट है, नए डायनासोर हैं और तबाही का नया स्केल भी। तो अगर अब तक आपने ये दहाड़ नहीं सुनी है तो थिएटर जाइए, क्योंकि डायनासोर इंतजार कर रहे हैं और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जैसे सिनेमाई अनुभव को बड़े पर्दे पर देखने से बेहतर और कुछ नहीं है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी का 14 जुलाई को निधन हो गया। वो 86 वर्ष की थी और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी। अपने उल्लेखनीय 6 दशक के करियर के दौरान उन्होंने 5 अलग अलग भाषाओं में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्में जो सबसे ज्यादा पसंद की गई हैं उसमें हैं नादोदी मन्नान, कपूर्रा करासी और थिरुमनम ने उन्हें अखिल दक्षिण भारतीय स्टार बना दिया था। उनकी अदाकारी और बहुमुखी प्रतिभा के लिए उन्हें अभिनय सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि बी सरोजा देवी ने साल 1959 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और 1959 में आई फिल्म पैगाम में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आईं। इसके बाद उन्होंने ससुराल, प्यार किया तो डरना क्या,
बेटी बेटे जैसी फिल्में भी की हैं। अपने करियर में बी सरोजा देवी ने दिलीप कुमार के अलावा राज कपूर, शम्मी कपूर और सुनील दत्त जैसे हिंदी स्टार्स के साथ काम किया। बी सरोजा देवी उन बहुत कम हीरोइनों में से हैं जिन्होंने 1950 के दशक में कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में एक्टिंग की। बी सरोजा देवी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले, जिनमें पद्मश्री और पद्म भूषण शामिल हैं। उन्हें बेंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया और तमिलनाडु सरकार ने प्रतिष्ठित कलाई मामणि पुरस्कार भी दिया। उनकी फिल्में और अदाकारी आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। उनके निधन से सिनेमा जगत में शोक की लहर है और फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। बी सरोजा देवी की विरासत और योगदान ने अभिनेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आज जो खबर आई उसने न सिर्फ मॉडलिंग इंडस्ट्री को हिला दिया, बल्कि हर उस शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया जो सोशल मीडिया की चमक को सफलता समझ बैठता है। सिर्फ 26 साल की उम्र और जिंदगी की हार। हम बात कर रहे हैं मिस पांडिचेरी रह चुकी मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सैन रेचल गांधी की, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। पांडिचेरी के चर्चित मॉडल कई ब्यूटी टाइटल्स जीत चुकी थी, लेकिन सोमवार की सुबह उनकी मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया। बताया गया है कि रेचल ने ब्लड प्रेशर की गोलियों का ओवरडोज लिया था और उन्हें तत्काल जिपमर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रेचल लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रही थी और इलाज के लिए अपने गहने तक गिरवी रख चुकी थी। आर्थिक संकट, बढ़ता मानसिक तनाव और अकेलापन, शायद इन तीनों ने मिलकर उनकी हिम्मत को तोड़ दिया। जानकारी ये भी है कि हाल के महीने में उनका करियर भी ठहराव में था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली ये लड़की असल जिंदगी में बेहद अकेली हो गई थी। इंटरनेट पर अब लोग सवाल कर रहे हैं, क्या यही है चकाचौंध की दुनिया की सच्चाई? क्या फॉलोअर्स और लाइक्स इंसानी खालीपन को भर सकते हैं? फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। लेकिन रेचल की मौत हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और भावनात्मक सहारा, इन तीनों की गैरमौजूदगी जानलेवा हो सकती है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।